नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। पूरे हिंदुस्तान के हर इंसान के लिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक चिंताजनक खबर आई है। खबर उत्तराखंड से है, लेकिन इसका असर पूरे भारत पर पड़ सकता है। पूरे हिंदुस्तान में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले वक्त में पूरे देश में सूखे जैसे हालात हो जाएंगे? ये डर इसलिए सता रहा है क्योंकि पहाड़ों का पानी तेजी से सूख रहा है। नदियां गायब हो रही हैं, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। पहाड़ों पर सूखा पड़ा तो मैदानी इलाकों में भी पानी के लिए तरस जाएंगे लोग। क्यों हो रहा है इतना बड़ा संकट? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत पर मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। खतरा लातूर बनने का, जहां लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे, जहां लोगों को ना पीने का पानी मिलेगा ना नहाने का। खतरे की ये बड़ी चेतावनी है उत्तर भारत के लिए, और ये चेतावनी आई है देवभूमि उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकलने वाली एक दो नहीं बल्कि करीब 17 नदियां सूख रही हैं। नदियों का जलस्तर 10% से भी कम रह गया है। अकेले देहरादून की 8 नदियां सूख चुकी हैं। आने वाले समय में अगर इसी रफ्तार से नदियों के जलस्तर में कमी आती रही तो एक दिन पहाड़ में पीने के पानी का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। बड़ी चिंता ये है कि जब पहाड़ों में पानी की इतनी बड़ी समस्या होगी तो मैदानी इलाकों का क्या होगा? उत्तराखंड की नदियां पूरे उत्तर भारत के करीब 50 करोड़ लोगों को जीवन देती है। अगर सूखे का संकट उत्तराखंड पर पड़ा तो उसकी चपेट में पूरा उत्तर भारत आएगा। ईस्टर्न हिमालय में वो कम हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न हिमालय में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इसका कारण अभी तक नहीं पता लगा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये हिमालय में और आर्कटिक और अंटार्कटिक में पोलर रीजन्स में भी बहुत बहुत कम हो रहा है। ये तापमान का इंक्रीजिंग वजह से हो रहा है। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। नदी का पानी नीचे खिसक गया है, पहाड़ पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, और जमीन के अंदर का पानी भी काफी नीचे चला गया है। बड़े बड़े बांध बनने की वजह से भी पहाड़ों में पानी की कमी हो रही है। पानी का लेवल एक तो पिछले वर्ष मतलब काफ़ी कम बारिश हुई थी, और झील का लेवल जो 12 फीट है हमारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। और दूसरी समस्या ये है कि टूरिस्ट सीजन अब साल भर रहता है, और जिस कारण पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस कारण झील का लगातार जल स्तर कम होता जा रहा है। लगभग पिछले मतलब 4-5 सालों का देखा जाए तो उससे 6 फीट माइनस में पानी का लेवल आज की डेट में चल रहा है। पहाड़ में हो रही पानी की परेशानी मैदान में आकर कितना विकराल रूप लेगी, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। हरिद्वार से सटे मैदानी शहर रुड़की में भी पानी की बहुत दिक्कत है। रुड़की के करीब 40% इलाकों में पानी की कमी है। कुछ इलाकों में तो पानी का ग्राउंड लेवल 20 से 24 फीट नीचे चला गया है। एक रिसर्च के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी का स्तर करीब 30 फीट नीचे जा चुका है। दिल्ली में करीब 43% इलाके में पानी बिल्कुल सूख चुका है। बाकी का पानी अगले 3 सालों में सूख जाएगा। राजस्थान में 58% लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ के 65% हिस्से में ग्राउंड वाटर निचले स्तर तक चला गया है। पहाड़ सूख रहे हैं, नदियां गायब हो रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये खतरा अभी उत्तर भारत के लिए है, लेकिन चेतावनी पूरे हिंदुस्तान के लिए है। उत्तराखंड में पानी की दिक्कत और खासकर नदियां सूखने की स्थिति केवल एक दिन में नहीं बल्कि लगातार पिछले कई सालों के हालात खराब होते चले आए हैं। अब ऐसे में सोचना होगा उन लोगों को जो पर्यावरण के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोगों को और खासकर प्रशासन को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे आने वाले दिनों में जिस तरीके की पानी की दिक्कत है वो कम से कम लोगों के लिए भविष्य के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे परेशानियां कम हो सके। अपने सहयोगी सचिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24।
हो रहा है उसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा गंगोत्री ग्लेशियर पर है जिससे गंगा निकलती है। अगर गंगोत्री ग्लेशियर पूरा पिघल गया तो गंगा के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो गंगा जिन जिन राज्यों की प्यास बुझाती है वो लोग पानी को तरस जाएंगे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। भागीरथी नदी में तैरते बर्फ के इन टुकड़ों ने पर्यावरण विशेषज्ञों को गहरी चिंता में डाल दिया। ये कोई आम बर्फ के टुकड़े नहीं थे, बल्कि गोमुख ग्लेशियर का हिस्सा है। गोमुख ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर भागीरथी में समा गया और उसी हिस्से के कुछ टुकड़े गंगोत्री के आसपास के इलाकों में देखे गए। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम तेजी से बदल रहा है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं हिमालयन रेंज के ये ग्लेशियर। पूरे हिमालयन क्षेत्र में 34,919 ग्लेशियर हैं, जिनमें से 248 ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं या तो टूट रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त 968 ग्लेशियर हैं। हर साल 10 मीटर पीछे खिसक रहे हैं ग्लेशियर। सबसे ज्यादा खतरा गंगोत्री ग्लेशियर को है। गंगोत्री ग्लेशियर हर साल 20 मीटर पीछे खिसक रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा और लगभग 4 से 6 किलोमीटर चौड़ा है। गंगा इसी ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर के लगातार पिघलने को वैज्ञानिक बड़ी चिंता मानते हैं। इन ग्लेशियरों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 मीटर हर साल के हिसाब से ग्लेशियरों का पीछे खिसकना चिंता की बात है। आपको पता होगा कि पिछले 100 साल में हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर तापमान ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से जो भी है हिमालय में ग्लेशियर्स जो भी है उसका पानी ज्यादा आ रहा है, वो बर्फ कम हो रहा है। ग्लेशियर न सिर्फ तेजी से पीछे खिसक रहे हैं बल्कि उनकी सतह की मोटाई भी लगातार घट रही है। उत्तराखंड में मौजूद ग्लेशियरों की सतह 32 से 80 सेंटीमीटर हर साल के हिसाब से कम हो रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मौसम में जितना परिवर्तन होगा ये ग्लेशियर उतनी ही तेजी से गलते और टूटते रहेंगे। ग्लेशियर के पास तापमान में हर साल 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान के मुताबिक हर साल बर्फबारी में 37 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। 2014, 2015 और 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर के पिघलने की गति काफी तेज है। अगर गंगा नदी का पानी कम हुआ तो खेती चौपट हो जाएगी, कृषि करना मुश्किल होगा और पेयजल का भी संकट पैदा हो जाएगा। देश के लिए यह बड़ी चेतावनी है। वैज्ञानिक बहुत परेशान हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ सालों में ग्लेशियर ही खत्म हो जाएंगे, जिससे देश की नदियों के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। तो आखिर क्या हो रहा है ये प्रकृति के साथ, क्यों ये जल स्तर इतना कम होता जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मनोहर खुशलानी जी हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेशनल वाटर अकेडमी के। आपका स्वागत है। और साथ ही पंकज कुमार जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जल बिरादरी के। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ करते रहेंगे तो कभी ना कभी वो जो है विकराल रूप ले लेती है। क्या इसका मुख्य कारण हम इंसान है? बिल्कुल हम इंसान हैं और हर तरह से हम इंसान हैं। और यह चीज बहुत दूर नहीं है कि जब एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे कि विनाश, ये पूरा जो प्लेनेट है उसका विनाश हो सकता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन का विनाश हो सकता है। इस चीज को अगर आज हम सीरियसली नहीं लेते हैं, ये 18 फुट नीचे जो नैनीताल की लेक गिरी है, नैनी लेक जिसे बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा सीरियस इंडिकेशन है और ऐसे इंडिकेशन सैकड़ों हैं। और कितने सालों से तो ऐसे इंडिकेशंस पंकज हमें मिलते आ रहे हैं, लेकिन हम इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। ये कब तक इंडिकेशन आते रहेंगे और कौन सा ऐसा दिन होगा जब इंडिकेशन आने बंद हो जाएंगे और सीधे प्यासे मरेंगे हम लोग? देखिए, जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई, इत्तेफाक से पिछले काफी लंबे समय से करीब सभी न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया इन बातों को उठा तो जरूर रहा है। जो भी सरकारें रही हैं केंद्र में या राज्य में, वो सब लोग इस बात से वाकिफ तो होंगे जरूर, मगर क्या हम इस पर कोई कदम उठा रहे हैं? अगर हम लेमैन के रूप में अगर समझने और समझाने की कोशिश करें अगर समाज को और सरकार को, दोनों को, तो देखिए हिमालयन रेंज जो है वो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वाटर का। बिल्कुल सही कहा। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर हमारे पास में
में अगर वो पानी ना हो ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि छोटे बैंक जो बनते हैं उनके पास क्या होगा ना। हम अगर इसका कारण ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर उस रिजर्व बैंक पर इतना बड़ा खतरा क्यों है ना, तो ये जब भी आप इस पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंधाधुंध विकास की जो चाहत है वो तो सामने आएगी ही आएगी। और उस चाहत में हमने जो पर्यावरण और जंगलात के साथ में जो छेड़छाड़ किए हैं ना, और जो हम करते आ रहे हैं ना, उसको रोके बिना या उसके नजरअंदाज करने से ना, ये परिणाम तो सामने क्या इन आएगा सब पे ही एकदम आएगा। रोक लगा देनी चाहिए प्रोफेसर मनोहर? क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट भी तो करना है। तो डेवलपमेंट पे रोक मत लगाइए, लेकिन डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर तरीके से की जा सकती है। जैसे नदियों के किनारे पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं ये यहाँ तक कहूंगा कि करीब 2-3 डैम भी किलोमीटर नहीं बनने चाहिए। नहीं, डैम तो नदियों के किनारे नहीं है। देखिए, अगर आप नहीं, लेकिन बताया ना हमने खबर में कि डैम की वजह से हाँ, जो बताया है डैम के बारे में अगर आप कहेंगे ना, तो डैम को हमेशा मान के चलिए कि बड़े डैम और छोटे डैम, चेक डैम, जैसे टेहरी डैम आप कहते हैं, आप लोग उसको टेहरी डैम कहते हैं, हम लोग उसे हाइड्रो बम कहते हैं। ठीक है, तो ये डैम को लेकर जो बात है, जो हमको लगता है कि डैम्स भी नहीं बनने चाहिए और आप कह रहे हैं कि नहीं डैम को लेकर ऐसी बात नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर चिंता हमारी रहेगी जारी। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। तो नदियों का जल स्तर जो है वो कम होता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इन सब का कारण हम इंसान भी हैं। और अब ऐसे में क्या करना चाहिए कि इसको अब कम से कम हम सीरियसली लेकर रोक सकें? प्रोफेसर मनोहर, हम अभी डैम्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या डैम से भी फर्क पड़ रहा है जल स्तर पर? देखिए, ये पुराना विचारधारा है कि डैम से फर्क पड़ रहा था, लेकिन जैसे पंकज ने बोला कि जो ग्लेशियर है दे आर लाइक द रिजर्व बैंक। नाउ अगर ग्लेशियर वाली रिजर्व बैंक खत्म हो जाएगी तो फिर आपके डैम्स के सवाल कोई रिजर्व बैंक बचेगी ही नहीं। तो ये कहना कि डैम्स का कोई, अगर अभी आप स्टूडियो में अगर आपके पास बिजली है तो अगर वो डैम की हाइड्रो पावर जो है सबसे सेफ सोर्स ऑफ पावर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर एक डिफर करके एक सवाल करूं कि हम एक नकली सोर्स स्टॉक बनाने के लिए हम असली जो एक नेचुरल रिजर्व बैंक है उसको हम अगर कम कर रहे हैं, ये कितना जायज है? देखिए, बड़े डैम और छोटे डैम और चेक डैम के अगर आप बिजली बनाने की बात अगर करें बड़े डैम को लेकर के, तो वो काम छोटे डैम से भी हो सकता है, सिर्फ उसका उत्पादन कम होगा। मगर बड़े डैम और छोटे डैम में जो फर्क होगा ना, अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये टेहरी डैम की जो हाइट है ना, अगर वो अपने पूरे लबालब भरा हुआ हो और वो टूट जाए, और टूटने के दो बड़े कारण, एक हमारे यहाँ चीजों का मेंटेनेंस किस लेवल पे होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मान अगर लें कि अगर वो सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, फिर भी उसमें वेयर एंड टियर होता है। अर्थक्वेक जोन का सेक्शन 5 लेवल का वहां पर अर्थक्वेक जोन है वो। तो आप सोचिए कि अगर नेचुरल कैलामिटी से भी कोई प्रॉब्लम आ जाए जी, तो जो साइंस कहता है कि शायद वो अपने पूरे लेवल पे हो तो 3 आवर्स 36 मिनट्स चाहिए पानी को दिल्ली पहुंचने के लिए। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हम हाइड्रो बम वहां खड़ा कर रहे हैं। नैनीताल को काफी असर हो रहा है और बहुत बुरा हाल उसका हो रहा है। कितना बुरा हाल है नैनीताल का, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नैनीताल की खूबसूरत झील का पानी पाताल में चला गया है, जल स्तर 18 फीट नीचे चला गया है। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि नैनी झील के ज्यादातर पानी के स्रोत सूख चुके हैं। झील के किनारों पर रेत और पत्थर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हालात ऐसे ही रहे तो नैनीताल में आने वाले दिनों में पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि खास तौर पर गर्मी के दिनों में पूरे नैनीताल की प्यास नैनी झील से ही बुझती है। ये झील भारत की शान है। ये झील पहाड़ों की पहचान है। ये झील ना जाने कितनी खूबसूरत सुबहों की गवाह है। ये झील ना जाने कितनी हसीन शामों को खुद में समेटे हुए है। लेकिन झीलों के शहर नैनीताल को लग गई है किसी की नजर। 40,000 साल पुरानी ये झील अब सूखने लगी है। इस झील पर मंडराने लगा है विलुप्त होने का खतरा। नैनीताल की है ये नैनी झील।
सोचिए, अगर ये झील खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। डराने वाली एक हकीकत सामने आई है। नैनी झील का पानी करीब 18 फीट नीचे चला गया है। अब देखिए इन तस्वीरों को। झील के जो किनारे कभी पानी से लबालब भरे रहते थे, वो किनारे आज सूख चुके हैं। पानी की जगह रेत पर खड़ी है दर्जनों कश्तियां। किनारों पर मिट्टी और रेत के ढेर नजर आ रहे हैं। नैनी झील का पानी जिस तेजी से सूख रहा है, वो सभी के लिए चिंता का विषय है। इंसान तो इंसान, मछलियां तक नैनी झील की सूखने से संकट में है। अब सवाल है, क्या सूख जाएगा नैनीताल? क्यों सिकुड़ रही है नैनी झील? झील का 18 फीट पानी कहां चला गया? कैसे बुझेगी नैनीताल की प्यास? नैनीताल में बाहर से आने वाले पर्यटकों के दिमाग में एक बात जरूर रहती है कि वो नैनीताल जाएंगे तो बोटिंग जरूर करेंगे। ऐसे में नैनी झील के लगातार सिकुड़ने की वजह से अब लोगों के दिमाग में ये जरूर है कि आखिर नैनी झील का भविष्य क्या है, और पर्यटकों के दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि आखिर अगर ये झील सिकुड़ गई तो ऐसे में यहाँ का पर्यटन का क्या होगा। ये वो सवाल है जो बेहद डराने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्योंकि गर्मियों में नैनी झील का पानी ही पूरे नैनीताल की प्यास बुझाता है। ऐसे में नैनी झील के पानी का स्तर सामान्य से 18 फीट नीचे चला जाना किसी खतरे से कम नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल भी हमने इसको रिव्यू किया है। नैनीताल लेक की जो स्थिति बनी हुई है कि उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि नैनीताल में पर्यटन के लिहाज से सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो नैनीताल लेक का है, और इसको सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मुनासिब कार्रवाई तो कर ही रहा है, लेकिन नागरिकों से ये अपील है कि वो पानी को कंजर्व करें और इस पानी को ज़ाया न करें। सरकार नैनी झील को बचाने के दावे कर रही है, लेकिन अगर यही हालात वक्त रहते नहीं सुधरे तो चंद साल के अंदर इस झील का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कैसे सूख गई देश की सबसे मशहूर झील। वरुण सिन्हा के साथ कमल जगाती, नैनीताल, न्यूज़ 24। तो प्रोफेसर मनोहर, ये बहुत दुख की बात है जहां हम लोग सोचते हैं कि एकदम पास में कोई जगह जहां पे बोटिंग करने जाएं, टूरिस्ट हमेशा इस समय जाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसी हालात रहे तो कुछ समय में इसका नामो निशान मिट जाएगा। इसका कारण क्या है? नैनी झील का पानी जो कम हो रहा है उसका? इसके कारण बहुत सारे हैं और ये सारे कारण जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहली चीज से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर से ऊपर उनकी वो है धीरे धीरे वो पिघलते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, अच्छा, हाँ। जो पेड़ कट रहे हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं जैसे बताऊँ, नेशनल वाटर अकेडमी जो है वो खड़गवासला में है। तो एक जमाने में पूना में कंस्ट्रक्शन वाज नॉट अलाउड ऑन द हिल्स, अब अलाउड है। अब सब पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहाड़ों पे जितनी ज्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन होगा, जितना ज्यादा होगा उतने पेड़ कटेंगे, जितनी आबादी बढ़ेगी उससे। और जो पहाड़ जो है वो नॉट ओनली पानी के वो हैं, रिजर्व बैंक है, बट एनवायरनमेंट के भी हैं। जो पेड़ हैं वो बारिश को बुलाते हैं। अगर आप पेड़ ही काट दोगे तो बारिश खत्म हो जाएगी, बादल ही नहीं आएगा। गौतम बुद्ध ने इतने सैकड़ों वर्ष पहले कह दिया था कि हर इंसान को अगर धरती पे 5 पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में उगा दे, लगा दे, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो इतनी बड़ी नैनी झील के सूखने की वजह क्या है? क्यों 40,000 साल पुरानी झील सूखने लगी है? कैसे झील का पानी 18 फीट नीचे चला गया? इन सवालों का जवाब जब मिला तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नैनीताल झील के पानी सूखने की वजह सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों का सूखना नहीं, उससे ज्यादा लोगों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी है। नैनीताल के पानी का 18 फीट नीचे चले जाना, ये वो कड़वी हकीकत है जिसका वक्त रहते उपाय नहीं निकाला गया।
तो नैनीताल की पहचान नैनी झील का खत्म होना तय है और यही वजह है कि नैनीताल की खूबसूरती से प्यार करने वालों से लेकर वैज्ञानिक भी नैनीताल पर मंडराए इस खतरे को लेकर चिंतित हैं। सर आते रहता है हमारे पास में घूमने के लिए, मतलब इस साल जितना मतलब वाटर लेवल कम हो गया उतना उससे पहले कम हुआ, क्योंकि बारिश इस साल कम हुई और वार्मिंग है, सर्दियाँ इस बार ज्यादा पड़ी, मतलब सर्दियों का मौसम था लेकिन फिर भी टेम्परेचर इतना आसानी से आ गया। अब सवाल है कि आखिर नैनीताल का पानी क्यों 18 फीट नीचे चला गया और क्यों सूखती जा रही है खूबसूरत नैनी झील। इस सवाल के जवाब को जब ढूंढने की कोशिश की तो जो वजहें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। वजह नंबर 1, नैनी झील को भरने वाले 60 में से 30 झरने सूख गए। वजह नंबर 2, पानी वाले 30 झरने भी सूखने की कगार पर हैं। वजह नंबर 3, 50% पानी भरने वाले सूखा ताल में कम हुआ पानी। वजह नंबर 4, अधिकारियों ने सूखा ताल की लगातार अनदेखी की। वजह नंबर 5, अंधाधुंध तरीके से गैर कानूनी निर्माण और पेड़ों की कटाई। वजह नंबर 6, पिछले 2 साल के दौरान होने वाली बारिश में भारी कमी। कंजम्पशन जो है पानी का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 12 लाख लीटर प्रतिदिन आजकल भी पानी जो है उसका कंजम्पशन हो रहा है। नैनी झील के सूखने की वजह सिर्फ प्राकृतिक स्रोत का ही सूखना नहीं है, बल्कि इस झील पर पानी का बढ़ता बोझ भी नैनी झील के सूखने की बड़ी वजह है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 9 लाख की आबादी वाले नैनीताल में रोजाना 10 लाख लीटर पानी की खपत होती है। गर्मियों में मांग 18 लाख लीटर रोजाना हो जाती है। नैनीताल को पूरा पानी नैनी झील से मिलता है। पानी का गिरता स्तर नैनीताल के लिए बड़ा खतरा है। जो हमारे प्राकृतिक धारे थे वो प्राकृतिक धारे जो हैं उनके भी या तो उनके ऊपर निर्माण हो गया है या उनके जलागम क्षेत्र में कई प्राकृतिक धारे जो हैं वो सूख गए हैं। शेरवानी लॉज के पास जो धारा था वो तो बिल्कुल ही सूख गया। इसके अतिरिक्त जहाँ अन्य स्थानों पर भी हैं वहाँ पर भी ये धारे सूखते जा रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर नैनीताल झील किस हाल में है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लगातार पानी घटने से झील में रेत के ढेर नजर आने लगे हैं। एक तरफ नैनीताल की वो झील है जो पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह थी, जहां बोटिंग करने की चाहत हर किसी के मन में रहती है। दूसरी तरफ वह झील है जो अब धीरे धीरे सूख रही है और इसका पानी सामान्य से 18 फीट नीचे चला गया है। साल भी काफी कम हो गया था पानी यहाँ का और इस साल तो बहुत ही कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपके जो है बोटिंग कम करेगा कस्टमर और पैदल ज्यादा घूमेगा चारों तरफ। झील सूखने की वजह से बोट स्टैंड और माल रोड के आसपास पैदल रास्ते बनने लगे हैं। सिर्फ नैनीताल ही नहीं, बाकी 7 तालों की भी यही हाल है। कई छोटी झीलें तो पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। सूखा ताल से लेकर भीमताल तक सभी छोटी छोटी झीलें कई मीटर पीछे चली गई हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब झीलों के शहर नैनीताल में झीलों का नामो निशान नहीं होगा। किसी पर्यटक के लिए सिर्फ पहाड़ों के अलावा देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अभी वक्त है, समय रहते इन खूबसूरत झीलों को बचाया जा सकता है। वरुण सिन्हा के साथ कमल जगाती, नैनीताल, न्यूज़ 24। तो चिंता का विषय जरूर है और एक नागरिक के तौर पर हमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इन सभी झीलों को, नदियों को बचाने की क्या क्या जरूरत है हमें करने की, ये हम आपको बताएंगे क्योंकि डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद।